Come back to the again second video of second lesson, farmers, kings and towns. So we have covered up to the Mauryan Empire and its importance. How could we come across the various achievements made by the Mauryan dynasties? Now we'll start from the post-Mauryan period. It was hardly 150 years of rule Mauryan did, but it was remarkable in various ways, many ways. After that one, many kinds of new empires and dynasties have emerged. You can go through the slides. Various chiefdoms, Sardariyan, they developed in the South India, which is known as Tamilikam. Tamilikam is known as in Sangam text. Sangam literature is South India में जो literature लिखा गया फर्स्ट इनिशियल में, दैट इज नोन एज संगम लिटरेचर. उसमें चोला, चेराज एंड पांड्यास तीनों को मिला करके तमिलकम वाले क्षेत्र की बात की जाती है. Along with that, there were other dynasties also emerged like सातवाहनास, सकास, कुषाणास. ओके, इन सब के इतिहास को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो कॉइन्स था, जो स्कल्पचर उन्होंने बनाया, इन सब चीज़ों ने उनके जानने के बारे में बहुत हेल्प किया. आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे कि जब हम न्यूमिस्मेटिक की बात करेंगे, सिक्कों की बात करेंगे, तो देखेंगे किसने कौन से सिक्के कब इशू किए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसकी चर्चा करेंगे. और कुषाण रूलर ने क्या किया, इंडो ग्रीक रूलर्स के साथ क्या चीज़ संबंध थी, तो उसे हम अगले स्लाइड्स में देखते हैं. पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को जानने के लिए देखिए बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड. लिटरेचर भी रहा है, कॉइन्स भी है, इंस्क्रिप्शंस भी है, और इंस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग प्रशस्तीज. प्रशस्तीज क्या होती हैं? दैट इज़ विच आर सेड इन द प्रेज ऑफ समबडी. जनरली राजा के या बड़े लोगों के प्रेज में जो लिखी जाती थी चीज़ें उन्हें प्रशस्ति कहा जाता था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रशस्ति हैज बीन डिस्कवर्ड इज प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कि हैरिसन ने लिखा था. वो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, दैट वॉज द रूलर फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी. I think this much is clear to you. What did subjects think about their rulers? Frankly speaking, we don't get much of evidence about what rulers had the link with their subjects, rather what subjects were thinking about their rulers, because most of the inscriptions have been commissioned by this elite class. So we generally find a very rare things about this ruled one. तो जो प्रजा थी उसके बारे में बहुत सारी बातों का पता चलता है जातक और पंचतंत्र की कहानियों से. जातक क्या थी? दीज आर द स्टोरीज विच जनरली कंटेन अबाउट द बुद्धा, एंड दे गिव वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट देयर सोसाइटी एंड कल्चर एंड हाउ पीपल फेल्ट अबाउट देयर किंग. तो उसमें कई प्रकार के वर्णन ऐसे मिलते हैं. तो पंचतंत्र की कहानियों और जातक की कहानियों से हमें लोगों के दुख दर्द का, लोगों के बारे में थोड़ा सा आइडिया प्राप्त होता है. ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, तो पीपल स्टार्टेड हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स टू इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इट वॉज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट. तो देयर आर 4 important things have been depicted over here. Use of iron tipped plough, obviously it was better than previous ones. Introduction of transplantation of paddy. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी में धान. ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है when you scatter the seeds and when they grow with sibling and you take out and put in that muddy water, that is known as transplanting, which yields more production. Obviously they have started irrigation also. Different ways have been innovated like wells, tanks and canals. And hoe agriculture in semi-arid parts of Punjab, Rajasthan and hilly tracts in northeastern and central parts. देखिए everywhere iron plough was not used. जो सेमी एरिड क्षेत्र थे पंजाब के या राजस्थान के हिली एरिया के, वहाँ पर ट्रेडिशनल इक्विपमेंट ही यूज़ किया जाता था बिकॉज प्लाउ वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दैट एरिया. Now question comes whether these kinds of agricultural production has uplifted the rural society also. The answer is no. It was not much of benefit to this rural community because there were differences in the society. With increase in the production, differences among those arose among people engaged in agriculture. But this tradition refers to landless agriculture, laborers, small peasants and large landholders. Landlords and heads of village were more powerful and had control over farmers. Sangam text mentions large landowners as a Vellalar, plowman as Ujhavar and slaves as Adimai. वहाँ 3 कैटेगरी दिखाता है. संगम टेक्स्ट लिटरेचर की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो जो बड़े थे किसान उन्हें वेल्लर, और जो बीच वाले थे उन्हें उजावा, और जिनके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल स्लेब जैसे थे, उन्हें आदिमाई कहा गया.
तो डिफरेंसेज इन रूरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था. फ्रेंकली स्पीकिंग इट वॉज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ओवर लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजीज. जिसके कंट्रोल में लेबर है, जिसके कंट्रोल में लैंड है, टेक्नोलॉजी है, वो व्यक्ति बड़ा होता था, बाकी लोगों को धीरे धीरे वो नीचे की तरफ चले जाते थे. लैंड ग्रांट्स, यहाँ पर एक आता है नई चीज़ कि बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिए गए. विशेष रूप से गुप्ता के टाइम पे लैंड ग्रांट्स बहुत दिए गए. भूमि का अनुदान इसको हम कहते हैं. In the opinion of learned historians, grants of land were being made by the rulers from the early centuries of the Common Era. We find mention of many such land grants in the contemporary inscriptions. Most of these inscriptions were on copper plates, but some were on stone. तो इससे पता चलता है हमें गुप्ता रूलर्स ने बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट दिए थे. ब्राह्मण्स को दिए थे, श्राइन्स को दिया था, बिहारास को दिया था, मोनास्ट्रीज को दिया था, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को दिया था. यहाँ पर एक चीज़ आती है कि in that period of time women were not having the access to the land, but one mention comes over in that inscription that Prabhavati Gupta, daughter of Chandragupta II from the Gupta dynasty, she was married to a elite class Bhatkatatas family in Deccan में. उन्होंने लैंड ग्रांट दिया था. that inscription shows that she had given. Probably it was an exception because she belonged to the elite class and ruling class. The inscription gives us an idea about rural people, Brahmanas, peasants and others. There were regional variation in the size of land donated. Land grants were made to extend agriculture to new areas to win allies by making grants of land. ये तर्क दिए जाते हैं कि land grant हुए क्यों. Land grants provide an insight into the relationship between peasants and the state. However, groups such as pastoralists, fishers, hunter-gatherers, इनको कोई विशेष लैंड ग्रांट नहीं दिया गया था. तो ये स्ट्रेटजीज थी, ये रीजंस बिहाइंड थे कि लैंड ग्रांट क्यों उस ज़माने में किए गए. लैंड ग्रांट सोर्सेज में आप देखिए तो कॉपर प्लेट्स हैव बीन एक्सकवेटेड, कई जगह पर प्राप्त हुई हैं. प्रभावती गुप्ता के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है. ये भी लीगल टेक्स्ट सजेस्ट दैट वुमेन डोंट हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, बट एविडेंसेज हैव बीन फाउंड एंड सी ग्रांटेड लैंड. मैंने बताया कि एक्सेप्शन हो सकता है बिकॉज शी बिलोंग टू द elite class. Next comes with the development of these various towns developed. From 600 BC to 600 AD, emergence of various kinds of towns was witnessed like Patliputra, Varanasi, Kausambi, Mathura, Ujjain, Vaishali, etc. These towns served as the capitals of Mahajanpadas. Almost all the major towns were located along routes of communication. That is important. Some cities like Patliputra were located on riverine routes, whereas some others were on like Ujjain या उज्जैनी से हम कहते हैं, they were located on land routes. पुहार के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि कोस्टल सिटी था. अगर तमिलनाडु में जाएंगे, मथुरा था, इट वॉज बस्टलिंग सेंटर ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो अब नाउ जब टाउन्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तो बहुत सारे क्राफ्ट्स पर्सन का डेवलपमेंट है, वेराइटी ऑफ स्किल्स विल बी डेवलप्ड एंड सेम रिटन ओवर हियर कि आर्टिसंस आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज नोन एज श्रेणी या गिल्ड. श्रेणी भी कहते हैं, गिल्ड भी कहते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज श्रेणी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स को हम श्रेणी या गिल्ड कहते थे. अच्छा, ट्रेड वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट. सिर्फ अपने ही अंदर ही नहीं होता था बल्कि दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से भी ट्रेड करते थे. अब हम सब जानते हैं इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ, मेडिसिनल प्लांट्स. हम लोग इसमें रिच थे एंड वी यूज टू एक्सपोर्ट ऑल दिस. Now we'll come to the coins. Coins have made a significant role in deciphering various kinds of history of the various the period we are reading about. हम सब जानते हैं इनके बारे में. हाँ, सबने सुना भी होगा, पहले भी पढ़ा हुआ है coins के बारे में. Anybody is having any doubt regarding the coins? I think सबको coins के बारे में पता होगा. और अर्लीस्ट coins शायद आपको पता होगा. अर्लीस्ट coins कौन से मिंट किए गए थे, है ध्यान किसी को? नहीं ध्यान. चलिए हम बताते हैं. अर्लीस्ट कॉइन जो हमें मिले थे वो हैं 6 सेंचुरी BC से 6 सेंचुरी AD में जो शुरुआत के कॉइन मिले उन्हें हम पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं या आहत सिक्के कहते हैं. द कॉइन्स ऑक्यूपाई ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स. ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में है मुद्रा शास्त्र. ठीक है. द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शन. उस पर कोई इंस्क्रिप्शन, अभिलेख नहीं होता था. अभिलेख मत समझिए आप. दे बियर ओनली सिम्बल्स ऑन देम. उसके ऊपर सिंबल होते थे. एंड दीज कॉइन्स आर नोन एज पंच मार्ड कॉइन्स. इसीलिए क्योंकि उस पर पंच किया जाता था. और इनिशियली जो हमको कॉइन्स मिलते हैं दे वर ऑफ
मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। ये भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ओके, द फर्स्ट नेक्स्ट आता है आपका कि द इंडो ग्रीक रूलर्स हु रूल्ड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 2nd century BC वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। तो सबसे पहले अपने शासकों के नाम और उनके चित्रों के साथ जो कॉइन इशू किया गया था, किसने इशू किया था? दैट कॉइन्स वर इशूड बाई इंडो ग्रीक रूलर्स। ठीक है। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? इट वॉज कुसानाज, जिन्होंने 1st century से लेके AD में और तक राज किया था। उन्होंने, कुसानों ने कॉइन्स शुरुआत में सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स शुरुआत लॉन्च करते हैं और उनके कॉइन्स कंटेम्प्रेरी रोमन कॉइन्स के जैसे ही मिला करते थे। एक और इसमें एक प्रकरण आता है कि हमारे इंडिया में एक ट्राइबल रिपब्लिक भी था, लाइक जिसे हम योधेय कहते हैं। योधेय, इट वॉज इन द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। दे हैव ऑल्सो इशूड द गोल्ड कॉइन्स। कॉइन्स का जो, और कॉइन्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुप्ता के रूलर के टाइम पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए। शुरुआत में देवर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, बाद में जाकर के उनका धीरे धीरे इम्पोर्टेंस कम हो गया था। और कॉइन्स में बहुत सारी जानकारी देते हैं अबाउट देयर, वो कौन से राजा थे, वो क्या इमेज कहाँ पे करते थे, उनकी रूलिंग एक्सटेंशन कितना था, कहाँ तक वो रूल करते थे। कल्चर के बारे में पता चलता है, लाइक किसी में यज्ञ का भी चित्र दिया हुआ है, तो उससे हमें बहुत सारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कि डिवाइन किंग्स। तो बहुत सारे रूलर्स जो बाद में आए, उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार या बनाए रखने के लिए दैवी सिद्धांत को इनकॉर्पोरेट किया। अब ये दैवी सिद्धांत क्या है? ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड, हम इसे कह सकते हैं डिवाइन नोशन ऑफ किंगशिप था। क्या था इसमें? द किंग्स स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ ए वैरायटी ऑफ डिटीज इन ऑर्डर टू क्लेम एंड मेंटेन हाई स्टेटस, इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द किंगशिप सुपर नेचुरल और डिवाइन। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द डिटीज। और इसमें कुसान किंग्स का नाम सबसे ऊपर आता है। शुरुआत में उन्होंने, जिन्होंने कि सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल किया हुआ था, उनके क्वाइंस के ऊपर भी उनके किंगशिप या उनके डिवाइन शिप का झलक हमको दिखाई देता है। आप देखिएगा तो बहुत सारे, एक माट करके प्लेस है, इट्स नियर मथुरा, वहाँ पर बहुत सारे ह्यूज स्टैचूज ऑफ कुसानाज रूलर्स वर प्लेस्ड इन दैट श्राइन। और बहुत सारे कुसान रूलर्स ने अपने आप को देवपुत्र या सन ऑफ गॉड के रूप में भी आइडेंटिफाई किया। इट वॉज ऑल बेसिकली टू टेल देम कि दैट वी हैड सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी विथ डिवाइन, सो दे कैन एस्टैब्लिश देयर इम्पोर्टेंस इन देयर पब्लिक। ना इसमें देखिए प्रयाग प्रशस्ति में भी इसी बारे में बात की गई है। समुद्रगुप्त की जो लिखी जाती है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का के समय लिखी गई थी और उनके कोर्ट पोएट हरिसन ने लिखा था। वो भी उनको बहुत सारी चीज़ों से बताता है और दैवी शक्तियों के बारे में वहाँ पे हमें दिखाता है। फिर से आ जाता है कॉइन्स के बारे में, शायद हमने इसकी चर्चा कर दी है आपको, जिसकी चर्चा वो सेम वाला स्लाइड भी आ रहा है इसमें। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा कि इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिले, ऑब्वियसली वी हैव कम अक्रॉस कि इंस्क्रिप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए। तो उनके बारे में थोड़ा समझ लें कि साहब ये इंस्क्रिप्शंस कैसे डिसिफर किए गए। तो आप देखिए, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग engraved on hard surfaces such as stone, metal और pottery। और उसके अध्ययन को हम कहते हैं एपिग्राफी, और उसमें जो लिखावट होती है उसके अध्ययन को कहते हैं पैलियोग्राफी। ये चीज़ आप समझने वाली बात है। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम के अधिकारी थे, इनको ही इस बात का श्रेय जाता है। ही कुड डेसिफर दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके बारे में मैंने पिछले स्लाइड्स में भी आपसे काफ़ी बात की थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियंस। इट इज़ फाउंड दैट नेम ऑफ अशोका इज़ नॉट मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन। यस, अशोका नहीं लिखा हुआ है और बहुत सारी जगहों पर वहाँ पे अशोक लिखा हुआ है और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से स्टार्ट करते हैं, जो उनकी टाइटल दी हुई थी। इंस्टेड द किंग इज रेफर टू देवनम पियम, बिलव टू द गॉड, एंड प्रियदर्शी, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो इसके नाम से उनको बहुत सारे उनके अभिलेखों में उत्कीर्ण किया गया है। कहीं कहीं अशोक के नाम, अशोक भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का अशोक लिखा हुआ है, तो वो आपके अशोक उसमें स वाला सा है, जो सरिता वाला सा लिखा जाता है, वो वाला सा लिखा हुआ है। There were a few inscriptions which also refer to the king as Ashoka. These inscriptions are also containing such titles.
By examining the content, style, language, and parallelography of these inscriptions, epigraphists have come to the conclusion that they were issued by the same ruler. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लास्ट में लेसन क्या आता है कि लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिले उनकी सिग्निफिकेंस बहुत है, देवर ऑफ मच ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस. तो उसकी लिमिटेशन क्या है देखिए जरा. इसमें जितने पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है. दैट कैन बी एक्सटेंडेड एंड रिटन इन योर कॉपी. लेटर्स में भी वेरी फेंटेड इन ग्रीप. जो मिलते हैं वो बहुत ही फेंटेड ढंग के होंगे, उस समूचे स्वरूप तो मिलते नहीं हैं. इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज्ड. इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. उस वक्त जो सब लिखे गए हैं उस वक्त क्या उसका मीनिंग था, किस परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे, ये बताना बड़ा मुश्किल होता है. इंस्क्रिप्शंस में नॉट हैव लास्टेड द रेवेजेस ऑफ टाइम. बहुत सारा समय बीत चुका है तो हमको उस रूप में इंस्क्रिप्शंस नहीं मिल पाए जिसमें लिखा गया. इंस्क्रिप्शंस मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री. Inscriptions are written from point of view of the person who commissioned them. Obviously, if the ruling class has commissioned to write the inscriptions, तो वहाँ पे ruling class के व्यू ही लिखे जाएंगे. जनरल पब्लिक या रियलिटी क्या थी शायद वो न मिल पा रहा हो. So the routine agricultural practices may not be recorded in the inscriptions. So these were the main points what we have discussed. You can go through the keywords also. Keywords it is written in your book also. ठीक है. तो एपिग्राफी क्या होती है, जनपदा क्या है, ओलिगार्की क्या है, ऐसे कीवर्ड्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच एंड इट विल बी फॉलोड बाय योर MCQ एंड होमवर्क असाइनमेंट.